बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल जैसे कि आपको पता है कि सारा फोकस जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर है, लेकिन दुनिया में और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मसला मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ब्लैक सी के अंदर रशिया और नेटो ममालिक के दरमियान जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन रही। शायद आपको याद हो कि रशिया के कुछ जहाज़ों ने ब्रिटिश और नीदरलैंड के शिप्स पे जो है वो वार्निंग शॉट्स फायर की थी। फिर रशियन एयरफोर्स के कुछ जहाज़ों को नेटो ने इंटरसेप्ट किया। रशिया का कहना यह था कि ये इंटरसेप्शन जो है ये इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर है, लेकिन वो टेंशन जो थी वो वहाँ पर जारी रही। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान का मामला आया तो सारी अटेंशन जो थी वो अफगानिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो गई। लेकिन अब फिर ब्लैक सी से एक खबर आई है कि रॉयल एयरफोर्स यानी कि इंग्लैंड की एयरफोर्स के कुछ जहाज़ों ने रशियन Su-24 फेंसर जहाज़ को जो है वो इंटरसेप्ट किया है। अब ये बेसिकली वाकया कहाँ पे पेश आया, इस Su-24 फेंसर जहाज़ के बारे में बताया जा रहा है कि ये रोमेनियन एयरफोर्स के एरिया के नज़दीक जा रहा था। रोमेनिया की कोस्ट से तकरीबन 20 मील के फासले पे था। जब इसको नेटो की फोर्सेज ने डिटेक्ट किया, शायद आपको पता हो कि रोमेनिया के अंदर इस वक्त इंग्लैंड ने अपने यूरोफाइटर टाइफून जहाज जो है उनको रखा हुआ है। जब रोमेनिया के अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से इस जहाज से रब्ता करने की कोशिश की गई तो नेटो के मुताबिक इस रशियन जहाज की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इंग्लैंड के यूरोफाइटर जहाज़ों को जो है वो लॉन्च किया और इन यूरोफाइटर्स ने जाके इस Su-24 फेंसर को इंटरसेप्ट किया। अब रोमेनिया के पास अपने भी कुछ जहाज़ हैं, लेकिन रोमेनिया की जो एयरफोर्स है वो बड़ी अजीब किस्म की है। उसके पास MiG-21 जहाज़ हैं और उसके पास F-16 जहाज़ हैं। और रोमेनिया के पास जो F-16 जहाज़ हैं ये भी उसको पोर्चुगीज़ एयरफोर्स ने दिए थे और ये ब्लॉक 15 MLU जहाज़ हैं। जिस तरह के पाकिस्तान के पास भी ब्लॉक 15 MLU जहाज़ हैं, ये बिल्कुल वही वाले जहाज़ रोमेनियन एयरफोर्स के पास हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत थोड़ी है। रोमेनिया के पास सिर्फ इस वक्त 17 की तादाद में F-16 हैं। इस वजह से मुख्तलिफ नेटो कंट्रीज़ जो हैं वो अपने जहाज़ वहाँ पर भेजती रहती हैं। 2017 से इंग्लैंड के यूरोफाइटर टाइफून इस वक्त रोमेनिया के अंदर मौजूद हैं और ये वहाँ पे नेटो की एयर पुलिसिंग वगैरह करते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले रशिया और चाइना ने मिलकर आपस में एक्सरसाइजेज की थी और एक लार्ज स्केल के ऊपर एक्सरसाइजेज की थी। तो इस वक्त दुनिया जो है उसके पोल जो है दोबारा शिफ्ट हो रहे हैं और सबसे जो अहम इस वक्त मुल्क मैं समझता हूँ वो है रशिया, जिसकी पॉलिसी जो है पहले बिल्कुल वाज़ेह नहीं थी। अब उसकी पॉलिसीज जो है वो काफ़ी हद तक वाज़ेह होती जा रही हैं। रशिया इस वक्त ऐसा नज़र आ रहा है कि वो चाइना के काफ़ी ज़्यादा करीब होता जा रहा है। आज की एपिसोड के अंदर ये एक और खबर है रशिया और चाइना के बारे में, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बहरहाल एनीवे इस वक्त ब्लैक सी के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंशन है और जो कि काफ़ी देर से चली आ रही है। अगली खबर जो है वो लेज़र वेपन्स के हवाले से है। मैं आपको काफ़ी देर से ये कहता रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर आप ऐसे वेपन सिस्टम्स के बारे में सुनेंगे जिनके बारे में आप इससे पहले नहीं सुनते थे। लेज़र वेपन को आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे। बहुत से ममालिक जो हैं वो इस वक्त लेज़र वेपन की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये एक नज़र लेज़र वेपन सिस्टम है जिसको तुर्की ने बनाया। तुर्की की एक कंपनी है मेटिक्सान डिफेंस, उसने इस लेज़र वेपन सिस्टम को बनाया और ये एक ग्राउंड बेस्ड लेज़र वेपन सिस्टम है। आई बिलीव कि UFK दिल्ली की लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने अपनी स्ट्राइकर व्हीकल के ऊपर लेज़र वेपन सिस्टम को लगा लिया है और अब वो अपनी आर्मी को इसके हवाले करने जा रहा है। अब तुर्की ने भी ये ग्राउंड बेस्ड लेज़र वेपन सिस्टम बनाया है और उसका ये कहना है कि इसके ज़रिए से हम ड्रोन्स, मिसाइल्स वगैरह को जो है वो रोक सकेंगे और आने वाले दिनों के अंदर हम इस सिस्टम के ऊपर और ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह करेंगे। और तुर्की ने इस नज़र वेपन सिस्टम के कुछ गोल सेट किए हैं। इस सिस्टम को ग्राउंड के ऊपर सक्सेसफुली टेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसको शिप्स के ऊपर भी नस्ब करेंगे, लेकिन ये दूसरे फेज़ के अंदर जाके होगा। नज़र लेज़र वेपन सिस्टम के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक मोबाइल प्लेटफॉर्म होगा जिसको आसानी से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इसको अपनी ऑपरेशनल नीड्स के मुताबिक जहां आप रखना चाहें वहां पे आप इसको मूव कर सकते हैं। और जिस तरह के मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फेज की सक्सेस के बाद तुर्की का प्रोग्राम यह है कि वो इसको अपने मिलिट्री शिप्स के ऊपर रखेगा। जैसा कि इस वक्त अमेरिका अपने मिलिट्री शिप्स के ऊपर लेज़र को ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, तुर्की भी अब इन लेज़र वेपन सिस्टम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। ये जो तुर्की की मेटिक्सान कंपनी है ये बेसिकली 6 मेन एरियाज के अंदर काम करती है। रेडार सिस्टम्स, पेरीमीटर सर्वेलेंस सिस्टम, लेज़र एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, अंडर वाटर एकॉस्टिक सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म सिमुलेटर्स। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है और वो बहुत ज़्यादा एडवांस वेपन जो है वो भी बना रही है। जैसा कि आपको पता है कि उसने रिसेंटली एयर टू एयर मिसाइल्स भी बना लिए हैं, शॉर्ट रेंज भी और मीडियम रेंज भी। अब तुर्की ये ग्राउंड बेस्ड लेज़र वेपन सिस्टम भी दुनिया के सामने ले आया है। तो आने वाले दिनों के अंदर और भी बहुत सी खबरें जो है वो हमें तुर्की की तरफ से आती नज़र आ रही हैं। अगली खबर जो है वो इंडिया की तरफ से है। इंडिया की एक कंपनी है भारत डायनामिक लिमिटेड, BDL इसको कहते हैं। इसने इंग्लैंड की कंपनी MBDA के साथ एक मुआहिदा किया है, जिस मुआहिदे के मुताबिक MBDA कंपनी का जो शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसको वो SRAM बोलते हैं, बेसिकली इसको कहते हैं एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इस मिसाइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस मिसाइल को यूरोप इस वजह से बना रहा है ताकि वो अपने जहाज़ों से साइड वाइंडर मिसाइल की छुट्टी करा सके, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यूरोप बहुत से F-16 यूज़ करता है। अब बहुत से यूरोप के ममालिक जो है वो F-35
F-35 जहाज़ परचेज कर रहे हैं, तो इन जहाज़ों के साथ साथ यूरोप को अमेरिका के शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी खरीदने पड़ते हैं। यूरोप अपने जहाज़ भी बना रहा है, जैसा कि आपको पता है रफाल है, जैसा यूरोफाइटर है। इन जहाज़ों को भी जब यूरोप ने एक्सपोर्ट करना होता है तो उसको बहुत ज़्यादा मसला मसाइल का सामना होता है, क्योंकि कई ममालिक की सूरत में अमेरिका जो है वो इजाज़त नहीं देता, तो जिसकी वजह से यूरोप ने अपने सिस्टम जो है उनको डेवलप करना शुरू कर दिया। अब यूरोप की कंपनी MBDA ने इंडिया के साथ एक मुआहदा किया है। ये इंडिया के अंदर इस एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल की फाइनल असेंबली करेगी, उसको इंटीग्रेट करेगी और उसके टेस्ट भी करेगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इंडिया इस वक्त फ्रांस के बने हुए रफाल तैयारे यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए भी इंडिया को विद इन विजुअल रेंज मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रोबेबिलिटी यही है कि इंडिया इन्हीं एसरैम मिसाइल्स को जो है अपने रफाल्स के ऊपर लगाएगा। तो अगर इन मिसाइल्स की फाइनल असेंबली इंडिया के अंदर होती है, उनकी इंटीग्रेशन इंडिया के अंदर होती है और उनकी टेस्टिंग भी इंडिया के अंदर होती है, तो ये मिसाइल इंडिया को काफ़ी हद तक सस्ता पड़ेगा। इस मिसाइल के बारे में कहा यह जाता है कि इसके एयर फ्रेम को इस तरह से बनाया गया है ताकि ये मिसाइल को बहुत लो ड्रैग दे। इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ समझी जाती है, मैनूवरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर समझी जाती है, और इसके बारे में समझा यह जाता है कि ये बहुत ज़्यादा एजाइल मिसाइल है। ये मिसाइल जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये लॉक ऑन बिफोर लॉन्च भी है और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च भी है। ये जो नई फैसिलिटी भारत डायनामिक लिमिटेड बना रही है, इसके अंदर वो इस मिसाइल की मेंटेनेंस भी कर सकेगी, रिपेयर भी कर सकेगी और ओवरऑल भी कर सकेगी। इस फैसिलिटी के अंदर MBDA कंपनी के बने हुए कैम मिसाइल की भी इंटीग्रेशन हो सकेगी, फाइनल असेंबली हो सकेगी और टेस्टिंग भी हो सकेगी। ये कैम मिसाइल कौन सा है? ये कैम मिसाइल बेसिकली वही है जो पाकिस्तान ने अपने मिल्जियम क्लास कॉर्वेट्स के लिए चूज किया। खैर, पाकिस्तान ने बेसिकली कैम मिसाइल को चूज नहीं किया था, पाकिस्तान ने बेसिकली इसके एडवांस वर्जन को चूज किया है, जिसके अंदर इंग्लैंड नहीं बल्कि इटली की ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। और पाकिस्तान ने ये सिस्टम जो है वो लियोनार्डो कंपनी से बेसिकली परचेज किया है और उसको नाम दिया गया है कैम ER से बनता है एक्सटेंडेड रेंज। खैर एनीवे, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये पढ़ के मुझे याद आया कि ये मिसाइल तो पाकिस्तान ने भी अपने कॉर्वेट्स के लिए परचेज किया है, लेकिन पाकिस्तान ने उसका एडवांस वर्जन परचेज किया है। अगली खबर जो है वो चाइना और रशिया के हवाले से है। रिसेंटली मैंने आपको खबर दी थी कि रशिया के Su-30 जहाज़ जो हैं वो चाइना के अंदर गए हैं। Su-30 जहाज़ों के अलावा रशिया की स्पेशल फोर्सेस भी जो है वो चाइना के अंदर एक मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। बहुत बड़े लेवल के ऊपर चाइना ने ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट की थी। अब साथ ही खबर आई है चाइनीज़ मीडिया के अंदर कि चाइना की एयरफोर्स के कुछ जहाज़ जो हैं वो रशिया गए हैं और वो वहाँ पर रशिया के अंदर दो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज के अंदर हिस्सा लेंगे। दो मुख्तलिफ किस्म के जहाज़ गए हैं, दो मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज के अंदर वो हिस्सा लेंगे। जहाज कौन कौन से गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चाइना की एयरफोर्स ने टोटल 11 जहाज भेजे हैं, जिनके अंदर उनके H-6K बॉम्बर्स हैं, J-10B फाइटर जेट्स हैं, J-16 फाइटर जेट्स हैं, Y-20 लार्ज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, Y-9 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, और इन जहाज़ों के साथ साथ चाइनीज स्पेशल फोर्सेज के बंदे भी कुछ वहाँ पे गए हैं। अब ये जो H-6 बॉम्बर्स, J-10 फाइटर जेट्स और J-16 फाइटर जेट्स हैं, ये रशिया के अंदर एक एविडार्ट्स कॉन्टेस्ट के अंदर हिस्सा लेंगे। ये रशिया के रेजन रीजन के अंदर एक कॉन्टेस्ट हो रहा है। अब ये जो दूसरे Y-20 और Y-9 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं और ये जो एयरबोर्न ट्रूप्स हैं, यानी कि ये जो स्पेशल फोर्सेज हैं, ये एक और रीजन के अंदर दूसरी एक्सरसाइज के अंदर जो है वो हिस्सा लेंगी। इन एक्सरसाइजेज से पहले चाइना ने कभी अपने J-10, J-16 और Y-20 जहाज रशिया नहीं भेजे, जबकि ये जो H-6 बॉम्बर्स और ये जो Y-9 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, ये इससे पहले भी रशिया के अंदर एक्सरसाइजेज में हिस्सा ले चुके हुए हैं। तो चाइना अब अपने इन नए जहाज़ों को भी जो है वो इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज के अंदर भेज रहा है ताकि वो अपने पायलट्स और अपने क्रू का जो एक्सपोजर है वो उसको बढ़ा सके। और चाइनीज एयरफोर्स के पायलट्स जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ एयर एक्सरसाइजेस के अंदर हिस्सा लें और दुनिया की मुख्तलिफ एयर फोर्सेस के साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और उनके एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन करें। तो दोस्तों, होपफुली आपको आज की वीडियो और आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।